आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो 21 फरवरी 2026 के सभी सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक ऐसा ओवरव्यू देना है जो सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स की लिस्ट न हो। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं विज्ञान और तकनीक के इस नए युग से। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। क्या कभी किसी ने इमेजिन किया था कि दिल्ली में बैठकर कोई डॉक्टर सीधे अंटार्कटिका में किसी का अल्ट्रासाउंड कर सकता है? सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये हकीकत है। दिल्ली के एम्स को अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन से सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। और याद रहे, मैत्री स्टेशन कोई नया बेस नहीं है। हाँ, वो तो 1989 में स्थापित हुआ था। जी, 1989 से वहां मौजूद है। लेकिन जो टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक अब वहां पहुंची है, उसने गेम बदल दिया है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है दूरी और स्पीड। दिल्ली और अंटार्कटिका के बीच लगभग 12,000 किलोमीटर का फासला है। मतलब नॉर्मल वीडियो कॉल में भी बफरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ एम्स के डॉक्टरों ने 12,000 किलोमीटर दूर से रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया। और वो भी 1 सेकंड से भी कम के डिले के साथ। हाँ, 1 सेकंड से भी कम। ये कैसे संभव है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड का कमाल नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसका असली इम्पैक्ट सोचिए। कल को अगर अंतरिक्ष मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स बीमार पड़ते हैं या हमारे देश के किसी बेहद दुर्गम ग्रामीण इलाके में किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है, तो ये तकनीक एक लाइफ सेवर साबित होगी। ये सच में एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। खैर, अब जब हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो जरा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी नजर डालते हैं। भारत ने इंडिया एआई मिशन के तहत एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी, और ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है। ये 24 घंटे के भीतर एआई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज यानी एआई के जिम्मेदारी से उपयोग की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने ये शपथ ली। बिल्कुल। जब दुनिया के बाकी देश एआई के फायदों और नुकसान पर सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, तब भारत एथिकल एआई के लिए एक मास मूवमेंट खड़ा कर रहा है। इसे डिजिटल इनोवेशन के नजरिए से देखें। हाल ही में आईएमएफ ने भारत की यूपीआई की जमकर तारीफ की है। हाँ, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी 75वीं रैंक भी दिखाती है कि हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ रहा है। सही बात है। ऐसे में एआई गवर्नेंस का ये रिकॉर्ड सेट करके भारत वैश्विक स्तर पर ये ट्रेंड सेट कर रहा है कि भविष्य की तकनीक सुरक्षित और जिम्मेदार हाथों में होनी चाहिए। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का ये जो असर है वो सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। जमीन के स्तर पर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जमीनों के लिए भू आधार की शुरुआत की है। ये ई गवर्नेंस का एक बहुत ही क्रिटिकल पीस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी घोषणा की है। ये जमीन के हर एक टुकड़े के लिए 14 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इससे अर्बन लैंड मैपिंग पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। हमारे यहाँ लाखों मामले सिर्फ संपत्ति विवादों से जुड़े होते हैं। जब 14 अंकों का एक फिक्स्ड डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो रियल एस्टेट वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा, धोखाधड़ी कम होगी और विवादों को सुलझाने में तेजी आएगी। तो एक तरह से हम अपनी जमीन को डिजिटली सुरक्षित कर रहे हैं। अब उस जमीन की फिजिकल सुरक्षा की बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की एक नई मिसाइल फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। बीईएल का ये कदम हमारी रक्षा सप्लाई चेन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और बेंगलुरु को चुनना बहुत लॉजिकल है। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर तो है ही, और भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस हब भी है। बिल्कुल। वहाँ का पूरा इकोसिस्टम इस तरह की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इस इकोसिस्टम में आ रहा है। कर्नाटक से ही खबर है कि भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन भी शुरू हो गई है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कर्नाटक के बारे में सोचते ही दिमाग में आता है कि ये राज्य कॉफी, मक्का और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बांदीपुर या कुद्रेमुख जैसे नेशनल पार्क्स की हरियाली भी याद आती है। हाँ, लेकिन अब वही राज्य प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन रहा है। यही मेक इन इंडिया की असली ताकत है। ये पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी के महत्व को दर्शाती है। इससे तकनीक का ट्रांसफर तेजी से होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। हवा से अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने आईएनएस कृष्णा को लॉन्च किया है। ये हमारी पहली स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है। जी, एलएनटी द्वारा निर्मित यह शिप सीडीएस जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में लॉन्च की गई। नौसेना की स्वदेशी ट्रेनिंग क्षमता को ये बहुत मजबूत करेगी। इसके आंकड़े भी बहुत शानदार हैं।
ये 122 मीटर लंबी है, 20 नॉट्स की स्पीड से चलती है और एक बार फ्यूल भरने पर 60 दिन तक समुद्र में रह सकती है। इसे 200 कैडेट्स और अन्य क्रू के लिए डिजाइन किया गया है। 60 दिनों की यह एंड्योरेंस बहुत मायने रखती है। कैडेट्स को बिना बार बार पोर्ट पर लौटे गहरे समुद्र के असली हालात में लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिलेगा। तो हमारी सेनाएं तो मजबूत हो रही हैं, लेकिन पर्यावरण और वन्य जीवों के मोर्चे पर भी कुछ अच्छी खबरें हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के तहत एक बड़ी खबर आई है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का परिवार बढ़ रहा है। जी, मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे अब भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। याद रहे कि 1952 में भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की एक बड़ी जीत है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं, खासकर बीमारियों का खतरा। इसी डिजीज रिस्क को कम करने के लिए NTCA ने एक क्रिटिकल रीलोकेशन प्लान तैयार किया है। हाँ, वे कुछ चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट कर रहे हैं ना? बिल्कुल, ताकि एक ही जगह पर ओवरक्राउडिंग ना हो और बीमारियों के फैलने का खतरा कम किया जा सके। NTCA की इसमें बहुत अहम भूमिका है। चीतों जैसे बड़े जानवरों को बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन सिक्किम और पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जो दिखाती है कि बहुत छोटी चीजों का भी इकोसिस्टम में बड़ा महत्व है। आप GSI की उस नई खोज की बात कर रही हैं? हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूरे 50 साल के बाद एक नई प्रजाति खोजी है, लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिना पंख और बिना आंखों वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ब्लाइंड और विंगलेस जीव भले ही छोटा हो, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये मिट्टी के पोषक चक्र यानी सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल को बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मदद करता है। ये प्रकृति का अद्भुत बैलेंस है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो असंतुलन आ रहा है, हमें उसे भी देखना होगा। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ज्वार भाटा बाढ़ यानी टाइडल फ्लड्स को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार का ये कदम आपदा प्रबंधन के लिहाज से बहुत प्रोएक्टिव है। केरल की खासियतें भी तो अलग है। ये रबर और काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है और देश का पहला एल्डरली बजट भी केरल ने ही पेश किया था। बिल्कुल, और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक और बेहतरीन सस्टेनेबल मॉडल उत्तराखंड से सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 1 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। उत्तराखंड, जहां जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क हैं, वहां इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना एक मिसाल है। अगर हम केरल और उत्तराखंड के सस्टेनेबल मॉडल्स की तुलना करें तो दोनों ही राज्य अपने अपने भौगोलिक खतरों के हिसाब से बेहतरीन काम कर रहे हैं। केरल समुद्र के बढ़ते स्तर से लड़ रहा है और उत्तराखंड ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करके एमिशन कम कर रहा है। और उत्तराखंड की बात चली रही है तो वहां की संस्कृति और विज्ञान के एक बहुत ही अनोखे संगम पर भी बात कर लेते हैं। हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है। पारद यानी मरकरी? जी, और इसका वजन है 5210 किलो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये विज्ञान और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये एक केमिकल और मेटोलॉजिकल चमत्कार है, क्योंकि पारे का केमिकल सिंबल Hg होता है और ये तो रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड अवस्था में रहता है। बिल्कुल, तरल पारे को ठोस रूप में बदलने की ये रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल कन्वर्जन बहुत ही जटिल है। विज्ञान का उपयोग करके इसे इतने बड़े और स्थायी ठोस रूप में ढालना सच में अद्भुत है। सच में। अब पहाड़ों से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 6ठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस राज्य में ये एक बड़ा इवेंट है। आमतौर पर जब हम JNK की बात करते हैं तो दाचीगाम नेशनल पार्क या जोजिला दर्रे का ख्याल आता है, लेकिन अब ये एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बन रहा है। इस तरह का एडवेंचर टूरिज्म किसी भी क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि का इंजन होता है। जब टूरिस्ट आते हैं तो सिर्फ होटल्स नहीं चलते, बल्कि GI टैग वाले प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि वहाँ के मशहूर पश्मीना शॉल। एकदम सही, ये लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम भारत में तकनीकी, रक्षा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर विकास देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी, पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है और जहां की मुद्रा सोल है, वहां के राष्ट्रपति जोसे जेरी को राजनीतिक अस्थिरता के कारण पद से हटा दिया गया है।
और यहाँ ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि हमारे जो स्रोत हैं वे इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं कि इसका असर क्या होता है। बिल्कुल, हम पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से इसे देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है तो उसका असर ग्लोबल अफेयर्स पर पड़ता है। पेरू तांबे और अन्य खनिजों का बहुत बड़ा निर्यातक है, इसलिए वहां की अस्थिरता से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होती है। आज की ये चर्चा सच में बहुत गहरी रही। हमने देखा कि एक ही दिन में दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, चाहे वो रक्षा में आत्मनिर्भरता हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर तकनीकी नवाचार। तो दोस्तों, ये थे 21 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तारिक रहमान विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।